चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने आईसीटी सीपीटीज कोड और मॉडिफायर्स देखने। हम लोगों ने कल थोड़ा सा जिक्र किया था आईसीटी सीपीटीज और मॉडिफायर्स खैर नहीं हमने डिस्कस किए थे। आईसीटीज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है। जैसे नाम ही जाहिर है कि आईसीटीज है, डिजीज है, तो डिजीज के बारे में कोई भी चीफ कंप्लेंट जिसकी वजह से कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास आया वो होगी। ठीक है। सीपीटी कोड कौन से? करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज। प्रोसीजर मीन कि कोई भी प्रोसीजर जो परफॉर्म हो रहा है पेशेंट के ऊपर, डॉक्टर कोई भी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट कर रहा है वो होगी। और मॉडिफायर, मॉडिफायर भी अपने नाम से खुद ही दायरा है कि कोई चीज मॉडिफिकेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे तो उसमें मॉडिफायर लगेगा। इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे और ये देखेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन 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 सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बना रही है, इनमें कब कब चेंज आ रहा होता है। आईसीटीज देख रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है, मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज होता है। कोई भी डिसऑर्डर है, इंजरीज है, कोई भी कंप्लेंट्स है, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से डॉक्टर के पास पेशेंट आ रहा है। ठीक है। इसको कौन कर रहा है? डब्ल्यूएचओ देख रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गवर्न कर रही है। और ये हर साल क्या होता है कि अक्टूबर में जो होता है इसके अंदर कोई भी चेंज होता है। ठीक है। अभी हम जो यूज कर रहे हैं आईसीडीज का वर्जन, ये आईसीडी 10 यूज कर रहे हैं। बैक 2015 में हम लोग क्या कर रहे थे, उससे पहले जो था वो इसका 9 वर्जन यूज कर रहे थे। और होपफुली अगले 2-3 साल के अंदर इसका 11 वर्जन आ जाएगा। इस साल आना था लेकिन नहीं आया, लेकिन अब देखते हैं कि कब आता है। अब जब हम वर्जन की बात करें तो उसका ये मतलब होता है कि उसमें कोर्स में चेंज आता है। जो भी इन प्रोग्रेस कोर्स होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। उसके अलावा क्या हो जाता है, कुछ जो कोर्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है। और हर साल अक्टूबर में रिवाइज होते हैं। तो हर साल जब भी हम लोग बिलिंग कर रहे होते हैं तो हमने मेक श्योर करना होता है कि अक्टूबर में अगर कोई भी कोर्स रिवाइज हुए हैं तो हम लोग मेक श्योर करें कि कोई डिलीटेड कोर्स हम ना यूज करें। उसके लिए हम ये लोग क्या करते हैं कि मेक श्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो, तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिलीटेड कोड्स के चेक्स लगा देते हैं। तो जब भी कोई डिलीटेड कोड अगर हम यूज टू है पूरे साल एंटर करके, तो अगर हम एंटर करेंगे तो खुद ब खुद पॉपअप आ जाएगा कि भाई ये तो डिलीटेड कोड है, ये तो नहीं वैलिड नहीं। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, अक्टूबर में हमेशा ये जब भी रिवाइज हो रहे होते हैं तो इन चीजों को देखना पड़ता है। हाँ। नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं यूज हो रही, हम अमेरिका की बिलिंग कर रहे हैं। दुबई में भी सेम एसडी सीपीटीज के साथ बिलिंग हो रही है, और भी डिफरेंट कंट्री, हाँ डिफरेंट कंट्रीज। हम क्यों कर रहे हैं मतलब हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका की बिलिंग कर रहे हैं क्योंकि यूके में जो बिलिंग हो रही है वो आउटसोर्स हो रही नहीं है। इन पेशेंट मतलब वो इन हाउस हो रही है, वहीं पे करवाते हैं बिलिंग, बाहर जाती नहीं है। यूके में भी मेडिकल बिलिंग हो रही है, जितने, हाँ, जो आपके मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनमें भी हो रही है, करते हैं। लेकिन वो बाहर से बिलिंग हम आउटसोर्स नहीं करते, वो खुद इन हाउस उन्होंने रखे हुए, उनके बिलर्स वहीं पे बैठे हुए वहीं पे काम कर रहे होते हैं। दुबई में बिलिंग हो रही है, आईसीडीसीपीटीस यही कर रहे हैं। दुबई की बिलिंग पाकिस्तान में भी हो रही है। हाँ, बहुत सारी बिलिंग कंपनीज हैं, बहरिया में काम कर रही है, वो दुबई की बिलिंग करती है। बहरिया में कुछ बिलिंग कंपनीज है, दुबई की बिलिंग कर रही है। सेम का आईसीडीसीपीटीस, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। तो दुबई की भी बिलिंग है, ये नहीं है कि सिर्फ यूएस में। तो इसलिए ऑल ऑल अराउंड द वर्ल्ड देख रहा है डब्ल्यूएचओ इसको। ठीक है। इसके अंदर कुछ इतना मतलब ज्यादा। अब हम जैसे कह रहे हैं कि आईसीडी को कोड क्या होते हैं, अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं। जैसे आपको दिखाया 3 to 7 अल्फान्यूमेरिक्स होते हैं, लाइक 3 मिनिमम होंगे और 7 मैक्सिमम होगा। इस तरह के कोड्स होते हैं, जैसे हमने बता दिया। हमने कहा अब हमने डिवाइड कर लिया कि इसको इसके कि अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहला पार्ट जो है आपकी डिजीज की कैटेगरी को बता रहा है, फिर उसकी जो एटियोलॉजी बता रहा है, सेवेरिटी, फिर एक्सटेंशन के उसके बारे में एडिशनल कोई चीज है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने ये कह दिया कि उस तरह से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की डिजीज है। ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जैसे हमने कहा है कैटेगरी, तो हमें सीरीज से, जैसे एस वाली सीरीज है, आई वाली सीरीज है, आर वाली सीरीज है, तो इन सीरीज से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सीरीज जो है वो कौन सी बीमारियों की हो। इसकी एक बहुत सारी बड़ी सी बुक है हमारे दूसरे ऑफिस में पड़ी हुई, कल मैं उठा कर लेके भी आऊंगी। आईसीडीज और सीपीटीज का इतना बड़ा बुकलेट है। उसके अंदर हाँ सारी वो लिखी होती है। इस तरह की जो कोडिंग करते हैं वो तो बेचारे करते ही आते हैं इन चीजों को, लेकिन हम बिल्डर्स को इतना नहीं करना पड़ता। उन्हीं चीजों को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि 3 to 7 अल्फान्यूमेरिक है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, करेक्टर, थर्ड करेक्टर क्या है। ये चीजें बस इतना सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को जस्ट देख के याद रहे चीजें। इतना नहीं है कि इतनी डेप्थ में जाओ कि इतना कुछ मुश्किल है तो कैसे आ जाएगा। कोर्स याद भी हो जाएंगे, जो ज्यादातर जिन स्पेशलिटीज को डील करते हैं उनकी बीमारियां भी याद हो जाती है, उनके सिम्टम्स भी याद हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जो एंटर कर रहे हो।
फिर हम सीपीटीज पे जाते हैं। सीपीटीज को भी हमने बताया कि करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज है, वो करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजीज वो है कि जो ट्रीटमेंट्स हैं सारे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये भी अल्फान्यूमेरिक कोड्स होते हैं, मोस्टली ये होता है कि न्यूमेरिक होते हैं, कुछ अल्फाबेटिकल भी होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कहा है कि इसके अंदर तमाम प्रोसीजर्स होते हैं, आइदर वो जनरल आपका सिंपल विजिट जो इनकाउंटर है, आपका ऑफिस विजिट होता है वो, या इंजेक्शन हो, या जिस तरह के कोड्स हैं वो सारे के सारे जो है कोड्स इसमें आते हैं। अब जो सीपीटीज को देख रहा है वो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन देख रहा है, ठीक है। ये दो चीजें, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन सीपीटीज को देख रहा है और डब्ल्यूएचओ आईसीटीज को देख रहा है, ठीक है। ये पूछते भी हैं अक्सर इंटरव्यूज में, ये पूछते हैं कि हमने कैटेगरीज, जैसे हम लोगों ने आईसीटीज को आपको बताया था कि ये सीरीज से शुरू होती होगी, उसी तरह से हम सीपीटीज को भी देख के ना डिफरेंट सीरीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोड कहाँ वाले किस चीज के बारे में होते हैं। कुछ हमने एग्जांपल के तौर पे रख लिया है कि 9921 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कोड कोड जो है वो एएनएम के एवोल्यूशन मैनेजमेंट की कोड है। एवोल्यूशन मैनेजमेंट क्या होगी, सिंपल जो इनकाउंटर है जिसके अंदर कोई ट्रीटमेंट ऐसे उस तरह से नहीं, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लग रहे, आपकी पेशेंट की और डॉक्टर की सिटिंग हो रही है, वो 15 मिनट का एक इनकाउंटर है, तो उसमें जो आपके ऑफिस विजिट के ऊपर जो लग रहे हैं कोर्स वो एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोर्स। एनेस्थीसिया, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन की कुछ एग्जांपल्स हमने दी है कि ये सीरीज अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये कोड इसके होंगे। हम लोगों को पूरे कोर्स नहीं याद होते, समटाइम्स बस ये याद होता है कि भाई 8 वाली सीरीज है तो लैब वाली है, 9 वाली सीरीज है तो रेडियोलॉजी है, बस ऐसे वाले यही तक याद होते हैं, इतना ज्यादा डीपली हम नहीं जाते कि हमें सारी चीजें याद हो, ठीक है। उसी तरह से वो हिकपैक कोड्स का बता रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक, जैसे हमने कहा कि अल्फाबेटिकल की हमने सारे कोड्स बताए थे अल्फाबेटिकल है, उसी तरह से अल्फा न्यूमेरिक है। कोई कोड ऐसे होते हैं कि जो अभी इमर्जिंग कोड होते हैं, जो कि कोड कम्प्लीटली नहीं, जैसे कोविड का कोड हम यूज कर रहे थे, कोविड की के लिए U0004, पहले 0002 यूज किया था, फिर 0004 यूज किया था, ठीक है। उसमें यह था कि जब तक पूरा एक कंप्लीट डिजीज पता चल के तो उसका कोड बनता, तब तक वो फिर क्या करते हैं कि उसमें कोई ना कोई अल्फाबेट भी यूज हो रहा होता है। फिर उसके बाद हम चीज आगे एवोल्यूशन मैनेजमेंट को ज्यादा हम लोग करते हैं कि एवोल्यूशन मैनेजमेंट के कोड जो होते हैं उनकी बेसिक कंपोनेंट्स का जिक्र करते हैं कि एवोल्यूशन मैनेजमेंट में आपको पहले बताया कि जो हम ऑफिस सेटिंग के अंदर इनकाउंटर कहते हैं, और कल हम लोगों ने एस्टेब्लिश और न्यू पेशेंट का बताया था कि उनकी सिटिंग में टाइम ड्यूरेशन जो फर्क होता है। 9 की सीरीज स्टार्ट होती है, बेसिक कंपोनेंट कौन सी होती है, हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री पेशेंट की हिस्ट्री आ गया है, फिजिकल एग्जामिनेशन आ गया है, मेडिकल डिसीजन मेकिंग में कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। ये इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स आपने ये एनएम के याद रखने हैं। वो केवल अभी एक ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा जब हम कहीं भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो पूछते हैं ईएनएम के कंपोनेंट्स को भी। और हमने उसी उन्हीं जो है ईएनएम के कोर्स को न्यू और एस्टेब्लिश के लिए थोड़ा सा बता दिया, एक्सप्लेन कर लिया टाइम ड्यूरेशन का। कब न्यू और एस्टेब्लिश हम लोगों ने कल बता दिए थे, अब अभी दोबारा बता देती हूँ कि न्यू पेशेंट वो जब होता है जो पहली दफा आ रहे हैं या 3 इयर्स के गैप के बाद आ रहे हैं कोई भी, ठीक है। एस्टेब्लिश पेशेंट वो है कि जो आता रहता है फॉलोअप के लिए, ठीक है, और या 3 साल के ड्यूरेशन के दरमियान में कभी भी आ गया है तो वो एस्टेब्लिश हो गया। उनके कोर्स के ड्यूरेशन हमने बता दिए, जैसे हमने न्यू पेशेंट के बता दिए कि 99202 वाले जो सीरीज, 0 वाले जो सीरीज है वो न्यू पेशेंट्स के हैं, और जो 21 वाले सीरीज है वो जो है वो एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए है। बस ये चीज किस लिए रखना जरूरी है, याद रखना क्यों जरूरी है, किसी भी न्यू पेशेंट में अगर हम एस्टेब्लिश का कोड लगा के भेजेंगे वो डिनायो का क्लेम पे नहीं होगा, और किसी भी इसी तरह से इसके अपोजिट हमने अगर एस्टेब्लिश को न्यू का लगाया, न्यू का एस्टेब्लिश का लगाया तो वो क्लेम पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो मीट नहीं करेगा उस क्राइटेरिया। तो इसलिए हम लोग बार बार देख रहे होते हैं, अगर ज्यादा गैप हो तो हम पिछले विजिट को जरूर देखते हैं कि इस पेशेंट का पिछला विजिट कब आया, अगर ज्यादा गैप के बाद आया तो इसको मेक श्योर हमने करना होता है। तो इसलिए इस चीज को बार बार हम एम्फेसाइज करते हैं कि न्यू एस्टेब्लिश, नो न्यू एस्टेब्लिश। अगर हमारे पास नहीं भी लिखा हुआ है तो टाइम ड्यूरेशन जितना हुआ है उससे भी हम कोई ना कोई अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ कोर्स में हम कह रहे हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विजिट। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंशन क्या होता है, जो वर्ड प्रिवेंशन होता है इसके क्या मतलब होता है, हम कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, कोई भी कोर्स जो होते हैं किसी बीमारी, हम किसी बीमारी के रीजन की वजह से डॉक्टर के पास नहीं आए, बल्कि हम किसी चीज के एहतियात के लिए इस प्रिवेंशन के लिए, जैसे वैक्सीन लगा दी, या वेलनेस विजिट्स होते हैं, यूएस में वेलनेस विजिट्स होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। अगर हम किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो एनुअली होते हैं ना,
हाँ वो हमारे एनुअल फिजिकल 2 हो रहे होते हैं या एक हो रहा था, बाई एनुअल होते हैं, एनुअल होते हैं, या डेंटल चेकअप भी होते हैं, हो रहे होते हैं, इस तरह की चीजें वैसे भी होती है, ड्रग टेस्ट भी होते हैं 6-6 महीनों के बाद, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हमारे ड्रग टेस्ट भी होते हैं हर 6 महीने के बाद। तो इस तरह की चीजें कि हम किसी काज की वजह से डॉक्टर पे के लिए नहीं आए, बल्कि इस तरह की किसी चीज के लिए आए, तो वो क्या होती है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विजिट्स होते हैं, वेलनेस विजिट्स होते हैं। हाँ हाँ, वो से सब कुछ प्रिवेंटिव भी करते हैं। ठीक है, हमने उन अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम लोगों ने जो चीज याद रखनी है, जो हमारी याद रखने की चीज है बिलर्स के लिए, वो क्या है कि प्रिवेंटिव जो कोर्स है जो 9 की सीरीज में स्टार्ट होते हैं नॉर्मली कमर्शियल इंश्योरेंसेस के लिए, लेकिन जब हम मेडिकेयर को बिल करेंगे प्रिवेंटिव केयर, तो हम क्या करेंगे, जी कोड्स को यूज करेंगे। जैसे हमने ऊपर और नीचे बता दिया, जी कोड्स वो इतना क्लियरली नहीं नजर आता। ठीक है, हम लोगों ने मतलब कि चेंज हो जाते हैं। अगर 99 की सीरीज से हमारे पास प्रिवेंटिव केयर का कोड आया है और पेशेंट के पास मेडिकेयर की इंश्योरेंस है, तो हमने बिग बिलर हमने क्या करना है, उसको जी कोड में कन्वर्ट करना है। जी कोड भी हमारे पास है, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, तो हम लोग उनको लगा सकते हैं। ये आईसीडी सीपीडी समझ आ गए, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब आए मॉडिफाइड, जिनको हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। मॉडिफाइड क्या है, 2 डिजिट इंडिकेटर्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड सीपीटीज को की कोई मॉडिफिकेशन है या उसके अंदर कोई एडिशनल हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, सीपीटी के साथ लग रहा है मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। प्राइसिंग मॉडिफायर होता है, पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर होता है, और रिलेटेबिलिटी मॉडिफायर होता है। प्राइसिंग नाम से जाहिर है कि प्राइस को कम या ज्यादा कर देगा। ठीक है, प्राइस को कम और ज्यादा कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर किसी बंदे के हाथ में दर्द है, ठीक है, मेरे इस हाथ में भी दर्द है, इस हाथ में भी दर्द है, ठीक है, दोनों हाथों में दर्द है ना, तो मैं इसमें अगर बायोलेटरल का मॉडिफायर 50 लगा देती हूँ, यानी 50 मैंने लिखा है कि राइट मेरे हैंड के में दर्द है और 50 लगा दिया, इसका मतलब दोनों हाथों में दर्द है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगी ना। उसी तरह से अगर कोई मेरा एक्सरे हो गया फॉर एग्जाम्पल, मेरी मेरी बाजू में फ्रैक्चर आ गया था, एक्सरे हो गया। अब एक्सरे के लिए गए, डॉक्टर ने देखा और मुझे टेक्नीशियन कहा कि तुम ये एक्सरे करा दो। मैं गई टेक्नीशियन के पास और मैं ना बाहर किसी टेक्नीशियन से मैंने एक्सरे कराया और वापस में अपने डॉक्टर के पास आई। डॉक्टर ने क्या किया, वो एक्सरे देखा और मुझे डिस्क्रिप्शन जो भी थी उसने कर ली। अब क्या किया उसके अंदर, उसने क्या, डॉक्टर क्या कर रहा है, वो टेक्निकल कंपोनेंट उसने नहीं किया, बाहर जो उसने एक्सरे वाले ने किया था। डॉक्टर की जो बिलिंग है वो सिर्फ प्रोफेशनल चीज देख रहा है, तो उसके साथ हम लोग 26 का मॉडिफायर लगा रहे, प्रोफेशनल कंपोनेंट है, उसको आगे थोड़ा सा मैं स्लाइड में अलग से लिखा हुआ भी है। अब जब डॉक्टर सिर्फ आपको प्रोफेशनल कंपोनेंट बिल कर रहा है, 26 का मॉडिफायर लगा के मैं उसके साथ भेज रही हूँ एक्सरे के साथ, तो उसकी कीमत में क्या होगा, प्राइस में क्या चेंज आएगा, कमी आएगी, क्योंकि वो एक बात कर रहा है ना, दूसरा वाला तो बाहर मैंने पैसे दे दिए, तो इसके साथ क्या होगा, वो प्राइस में फर्क आ रहा है। पेमेंट एलिजिबल मॉडिफायर ये होते हैं कि ऐसे मॉडिफायर जो लगाते थे हम ये कह रहे थे ये सर्विस भी बिल हो, लाइक 2 सर्विसेज एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होनी है, एक ही तरह की लग रही है लेकिन वो अलग से की है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि इसको भी पे करो, वो हो गए। लिटरेलिटी मॉडिफायर क्या होता है कि लोकेशन से, जैसे मेरा लेफ्ट, जैसे हमारी बॉडी की पार्ट है लेफ्ट राइट, ठीक है, तो लेफ्ट आई मेरी होगी, तो मैं उसके के साथ एलटी का मॉडिफायर लगाऊंगी, तो पता 2 आंखें है ना, तो कैसे पता चलेगा इसकी राइट में दर्द था या लेफ्ट में दर्द था। तो ऐसी कोई चीज जो लेफ्ट और राइट आपके पास 2 है, तो उसको आप क्या करोगे, इस तरह की लिटरेटिव मॉडिफायर्स लगाएं। ठीक है, जो हमने बिल्कुल पहले की पहले फर्स्ट क्लास में मैंने 2 स्लाइड्स रखी थी, एक टर्मिनोलॉजी की और एक बॉडी ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हमने लिखे हुए, वैसे स्टार्ट में हमने थोड़ा सा गो थ्रू करने के लिए वो ये वाली चीजें होती है कि बॉडी के पार्ट आपको पता हो और आपको पता हो कि कौन सी कहाँ से है। ठीक है, ये हमारे उन्हीं चीजों को ये एक्सप्लेन कर दिया हमने 26। और टीसी का मॉडिफाइड था टेक्निकल कंपोनेंट, जो अभी हमने कहा कि डॉक्टर ने आपका जो प्रोफेशनल कंपोनेंट बिल किया था, बाहर जो मैंने टेक्नीशियन से एक्सरे कराया था, अगर मैं खाली टेक्नीशियन का बिल वो बनाएगा तो उसका टीसी के मॉडिफायर के साथ है। ठीक है, वो पार्ट सब। लेकिन अगर आपका डॉक्टर दोनों चीजें खुद कर रहा था तो ये नहीं जाएगा, वो सिंपल आपका कोड जाएगा, सीपीटी जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स वो दोनों ही कर रहा था। ठीक है, दोनों इसके साथ थे। उसी तरह से मॉडिफायर्स में अगर हम आगे देखें तो हमने उन्हीं चीजों को, इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्सरे अगर हो गया, ये चीजें कुछ हमने मॉडिफायर लिखे, इसके अलावा हजारों मॉडिफायर। बायोलेटरल जो हमने बताया था दोनों का है, बायोलेटरल है, मल्टीपल चीजें होगी, सर्विस रिड्यूस करने की, डिस्काउंट प्रोसीजर्स के लिए, इसके अलावा हजारों प्रोसीजर्स हैं।
अब क्या मॉडिफायर्स यूज होते हैं? मॉडिफायर्स इसलिए यूज हो रहे होते हैं कि जैसे कोई भी सर्विस के अंदर एम्बिग्विटी पैदा ना हो, कंफ्यूजन पैदा ना हो। जैसे अगर एक बंदा बीमार है, वो डॉक्टर के पास आया है, उसको डॉक्टर ने देखा, उसने उसको ड्रिप लगा दिया, उसको डिहाइड्रेटेड था, वो ड्रिप लगा दिया, भेज दिया उसको वापस। उसकी फिर तबीयत, फिर वॉमिटिंग हो गई उसको, फिर उसकी तबीयत खराब हो, फिर आया, फिर देखा डिहाइड्रेटेड है, तो उसको दोबारा से ड्रिप लगा दिया। अब वो क्या था, उसके घर के पास में क्लिनिक था, उस पर चला गया। ठीक है, वो सुबह भी आया था, 8 बजे आया था, 10 बजे फिर उसकी तबीयत खराब, 10 बजे फिर आया, फिर ट्रीटमेंट उसकी सेम हो। अब अगर मैं बिल बनाऊंगी तो दोनों एक ही तरह के बिल आ रहे हैं ना। तो अगर मैं इंश्योरेंस को भेजूंगी तो वो कहेगी तो ये तो एक ही दिन के बिल है, वो टाइम तो नहीं लिखाएगा ना कि मैंने 8 बजे किया था, 11 बजे किया था, 10 बजे करके। ठीक है, नहीं, तो इंश्योरेंस को क्या लगेगा, डुप्लीकेट बिल है, वो डिनाई कर देगी ना। तो अब उसको डुप्लीकेट के कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने क्या करना है, मॉडिफाइड लगाना है। हमारे मॉडिफाइड लगते हैं 76 और 77 के मॉडिफाइड लगते हैं। 77 रिपीट प्रोसीजर लिखा हुआ है ये। ठीक है, रिपीट प्रोसीजर का मतलब होता है कि एक ही डॉक्टर एक ही पेशेंट पे एक ही जैसी सर्विसेज दे रहा है। 77 यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन 77 का जो हमारा मॉडिफाइड लगता है वो ऐसा लगता है कि एक ही पेशेंट पे एक ही जैसी सर्विस हो रही है, लेकिन दो अलग डॉक्टर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम मॉडिफाइड लगाएंगे तो ये चीज एक्सप्लेन कर लेगी कि मॉडिफाइड खुद ही एक्सप्लेन कर लेगा कि ये जो सर्विस अलग थी, ये इसका हिस्सा नहीं थी, ये अलग से थी। ठीक है, ये चीजें मॉडिफाइड्स होते हैं। ये हम बेसिकली कोडिंग में यही सारी चीजें देखेंगे। हमने ये थोड़ा सा ही रखा था आज के लिए, इसलिए कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर आप लोग देख लो आपने जो कुछ भी पूछना हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि हम रिपीट करेंगे बार बार। हमें जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी आगे नहीं समझ आएगी। आगे नहीं समझ आएगी तो प्रैक्टिकली तो यही सारी चीजें लेंगे, सीपीटी आईसीडी सीपीटी आईसीडी, यही तो सारी गेम है। होता है ना इनका, इनका होता है 8 क्लासेस के बाद मिड टर्म है और उसके बाद फाइनल है। और मिड टर्म मतलब मुश्किल नहीं होता, लेकिन टेक्निकल होता है। फेल भी की है मैंने, पीछे बच्चे किए हैं मैंने पिछले बैच के। इतना मतलब जैसे मैं समझा रही हूँ ना, ऐसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिकी भी पूछती हूँ। अगर समझ नहीं आएगा तो ऐसे रट्टा वाला तो होगा नहीं, एमसीक्यूज होंगे सारे। वो इतना ही आसान लगता है जब हम लोग देते हैं सारे टेक्निकल लेटर। इसलिए मैं पहले भी रख लेती हूँ कि पहले भी इसको देख के गो थ्रू करके आना हो। तो कुछ होते हैं ना क्वेश्चन, कोई बच्चे होते हैं जो पहले पढ़ के चले जाते हैं। मुझे मेरे जो टीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं होते थे, मैं उनकी हमेशा क्लास में लेक्चर में पढ़ के जाती थी, उसने अगले दिन पढ़ाना होता। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे पूछने के। तो सही नहीं, इरिटेटिंग बच्चे होते हैं कि बस पूछेंगे और जिनको ना आए ये कुछ हो, जो वैसे ही डांटते रहते हैं। वो रख लिया मैंने यहाँ पे, प्लेस कर लिया मैंने अपनी तरफ से पूरा। क्या होता है होमवर्क, कल वाला प्लेस कर दिया मैंने। हाँ, ये चीजें मैं वाकई भी ऐसे करती होती थी। मुझे थोड़ा सा था कि जो जो थोड़े से रहे टीचर्स जरा टफ टाइम देते हैं बच्चों को, तो फिर उनको भी देना चाहिए ना, हमें भी पता चलेगी। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग वो भी मिल सकते हैं। मैं अब वो देखती हूँ स्लाइड में, आपको निकाल के दिखाती हूँ। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, नेटवर्क और आउट, नेटवर्क प्रोवाइडर और आउट, ये थे। ये हमने रखे में आगे। हम जब डॉक्टर्स के ऊपर जाएंगे, डॉक्टर्स की डिटेल्स के ऊपर जाएंगे, डॉक्टर्स के लिए हम जो टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे वो देखेंगे। मेरे हाथ से बिलिंग प्रोविजन ही है कल के लिए हमारे पास यहाँ पे बड़ा। कल की क्लास के लिए मैं देख लेती हूँ। हाँ, ये डॉक्टर्स हैं और उसके बाद हम पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पे जाएंगे। चीजें हमारे पास होती हैं सारी, क्या रखी हुई है। ये प्रोवाइडर एनरोलमेंट और पार्टिसिपेशन जो मैंने रखी हुई है, ये बेसिकली वही पार्टिसिपेशन का पूरा प्रोसेस है। सारी चीजें हैं कि ये चीजें हैं। यहाँ पे प्लेन से एचएमओ पीपीओ बिलिंग प्रोविजन में डिफरेंट किस्म के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे वो क्या होंगे। जो जो सात सात चीजें आएंगी, मतलब जो अगली स्लाइड में हम डिटेल बनने जा रहे होते हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज उससे पीछे वाली स्लाइड में मैंने रखी है कि ताकि हमें कल पता चल जाए कि कल हम इसका जिक्र करेंगे तो ये होगा क्या। ये पता नहीं हम लोगों को तो खैर पढ़ पढ़ के पढ़ा पढ़ा के देख देख के काम करके आसान लगती है, लेकिन पता नहीं मुझे नहीं लगता कि नए बच्चों को नई चीजें समझ भी आती है कि नहीं। क्योंकि हमें स्टार्ट में बिल्कुल पहले दिन की 15 डेज की जब टर्मिनोलॉजी से काम हमने नहीं किया तो सॉफ्टवेयर नहीं देखे थे, तो नहीं पता चल रहा था कि क्या
क्या कह रहे हैं, बस ठीक ठाक एक चीज पढ़ाई है और बस हम उसमें ऐसे अच्छे नंबर ले लेंगे और दैट्स इट वाली थ्योरेटिकल थी वो चीजें। लेकिन वो जो हमारे माइंड के अंदर नहीं थी ना, वो टेक्निकल चीजों की इम्प्लीमेंटेशन बाद में हमने दी। बहुत ज्यादा चीजें अगर हमें ये समझ आई होती है ना चीजें, तो वहां पे हम देखते होते कि भाई यहाँ, वहां पे तो हमें ये बताया था, यहाँ तो वो नहीं कर रहे हम। हाँ, ये वाली चीजें भी होती है ना, ये ऐसे क्यों हो रहा है, इससे फर्क क्यों है। तो इन चीजों को आप लोग मतलब दिल्ली जाओ, सोचो, देखो, उससे मुतालिक और चीजें देखो, ढूंढो। अभी तो खैर गूगल हाथ में है आपके, कुछ भी ढूंढ सकते हो, चीजें निकल आती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के हल आपको इजीली मिल सकते हैं। कि क्लियर हो गया। अच्छा, कल की चीजों को रिपीट करें। कल हमने क्या पढ़ा था? रेवेन्यू साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है मान? कल मैंने एक बात बताई थी कि अपॉइंटमेंट बेसिक तो होती है, लेकिन हाँ, हाँ, वैसे तो अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इमरजेंसी में बंदा आ गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उधर से रोड से उठा के लेकर आए थे, उसे अपॉइंटमेंट ली थी? नहीं ली थी ना। लेकिन क्या आया, वो आया, उसका डेमोग्राफिक हुआ या उसकी इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी उसकी चेक होगी, तो उस वहां से शुरू। रेवेन्यू साइकिल एंड कहाँ पे होता है? बिल पे हो गया उसके बाद अगर अगर इंश्योरेंस से पार्ट नहीं, कहाँ पे एंड होता है? कल मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि रेवेन्यू साइकिल का एंड कहाँ होता है। फिर फिर अगर पेमेंट कंप्लीटली नहीं आई है, अगर पेशेंट का की लाइबिलिटी भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, रेवेन्यू साइकिल पेशेंट बिलिंग पे एंड होता है। ठीक है, पेशेंट की अगर लाइबिलिटी है तो पेशेंट बिलिंग पे एंड होता है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? डेमोग्राफिक से और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन से, और एंड होता है पेशेंट की बिलिंग पे। हमने पेमेंट के दो मेथड पढ़े थे, वो क्या? ये हमने कहा था कि पेमेंट पेशेंट तो खुद करेगा। हाँ, हमने कहा था कि दो तरह से हमारे पास इंश्योरेंस की पेमेंट दो तरह से आती है। हाँ, तो वो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिकली आती है वो क्या होती है? जो पेपर फॉर्म में आती है, हाँ। हाँ, ERA और EO भी आती है। अच्छा, पेशेंट जो हर दफा विजिट के ऊपर पे करता है डॉक्टर को, वो जो पेमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, को इंश्योरेंस कौन सी अमाउंट होती है? को इंश्योरेंस कौन सी अमाउंट होती? क्या है होती? तो पॉइंट्स पे है। वो तो डिटेक्टेबल अमाउंट थी। हाँ, अगर दो इंश्योरेंसेज है उसके साथ, तो 80% प्राइमरी इंश्योरेंस पे करेगी और 20% की जो लाइबिलिटी बचेगी वो सेकंड इंश्योरेंस देगी, या फिर पेशेंट देगा। कौन इंश्योरेंस? कुछ भी नहीं देखा था किसने, है ना। और ठहर, और क्या पढ़ा था हमने रेवेन्यू साइकिल? डिनाइल मैनेजमेंट में क्या था? वो तो लो पेमेंट हो गई ना। डिनाई क्या है? रिजेक्शन, रिजेक्शन तो मैंने कुछ और बताई थी। मैंने रिजेक्शन कुछ और बात बताई थी। रिजेक्शन क्या था? मैंने रिजेक्शन और डिनाइल दो टर्मिनोलॉजी बताई थी। रिजेक्शन अलग से करके बताई थी कि रिजेक्शन ये होती है और डिनाइल क्या होता है, इसमें क्या फर्क था? वो तो सेल्फ पे हो जाएगा ना, जिसकी इंश्योरेंस ही सेल्फ पे है वो पैसे दे के जाएगा। नहीं दे के जाएगा तो तब भी उसको बिल कर देंगे। क्लियरिंग हाउस, सिर्फ क्लियरिंग हाउस रिजेक्ट करता है। फर्स्ट लेवल रिजेक्शन होती है। फर्क है ना, बहुत फर्क है, इसके नाम ही दो है। रिजेक्शन और डिनाइल में फर्क है। रिजेक्शन वो होती है कि अगर आपका क्लेम जो है वो प्रोसेस हुआ ही नहीं है, इंश्योरेंस के पास गया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लड़की को पसंद किया, लड़की को प्रपोज किया, उसने कहा भाई अपना घर जाओ, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, घर तक गई नहीं बात, वो रिजेक्ट हो गया।
रिश्ता घर तक गया, अब्बा ने प्रोसेस किया और अब्बा ने मना कर दिया, वो डिनाइल है, ठीक है। क्लियरिंग हाउस तक गया, क्लियरिंग हाउस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्लेम, उसने कहा कि इसमें ये बेसिक खराबियां ये ठीक करके भेजो, फिर इंश्योरेंस तक जाएगा। फर्स्ट लेवल रिजेक्शन हो गई। अगर क्लियरिंग हाउस ने किसी रीजन से क्लियर कर भी लिया, इंश्योरेंस ने ही नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारी पेशेंट की और इंश्योरेंस के पास मौजूद इन्फॉर्मेशन वो टैली ही नहीं कर रहे, वो उस क्लेम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वहीं से भेज दिया, ठीक है, वो सेकेंड लेवल रिजेक्शन है। लेकिन क्लेम एक्सेप्ट हुआ इंश्योरेंस के पास, प्रोसेस हुआ और उसने इनकार कर दिया पे कर, वो डिनाइल। और मेडिकल बिलिंग में डिनाइल और रिजेक्शन दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव कभी भी वर्ड्स नहीं यूज होते, क्योंकि है ही टेक्निकली चीजें डिफरेंट। डिनाइल के लिए क्लेम जो है वो प्रोसेस होना जरूरी है और उसके बाद वो रीजन भी बताएगा। रिजेक्शन का भी रीजन होता है, रिजेक्शन का भी क्लियरिंग हाउस बताएगा या आपकी इंश्योरेंस बताएगी कि उसका भी वो रीजन बताएगी कि मैं क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ। सिंपल नहीं होगा कि वो एक्सेप्ट नहीं होएगा तो आपके। लेकिन रिजेक्शन के जो 80% रीजन होते हैं वो हम डेमोग्राफिक लेवल के जो एरर्स होते हैं उनकी वजह से। हाँ, थर्ड नेम खवातीन का होता है, जो यूएस में हमने टेक्निकली काम करते ये देखा है सबसे ज्यादा है। जब उसने इंश्योरेंस ली थी तब उसका थर्ड नेम और था, हो सकता है कि उसके स्पाउस का नेम और था या फादर का नाम यूज हो रहा था या सरनेम जो भी यूज हो रहा था। शादी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम चेंज हो, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस जो कि पहले की उसने ली हुई थी वहां नाम चेंज। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम किसको फॉलो करें, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस हमें स्कैन करके देते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि मेक श्योर के स्पेलिंग वगैरह गलत ना हो, तो हम ड्राइविंग लाइसेंस को देख रहे होते हैं। या फिर वो डेमोग्राफिक फिल कर रही है खुद से, तो वो अपने शोहर का नाम लिख के दे दी। अच्छा, अमेरिकन इतने वो भी है कि समटाइम ना वो डेमोग्राफी फिल करते हुए अपने निक नेम लिख के भेज रहे होते हैं, तो हम ढूंढ रहे होते हैं ये कौन है, ऐसे भी करते हैं वो। या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसको जो बंदा लेकर आया है तो वो तो उसका निकनेम से ही उसे जानता है, वो फिल करके दे देगा, हम ढूंढते रहेंगे कहाँ कहाँ था ये पेशेंट। इस तरह की चीजें होती है। सर नेम का खवातीन में बहुत ज्यादा मसला होता है और ये जो है गलत होते हैं ये, फिर इस तरह की चीजें। फिर मिडिल इनिशियल का भी होता है, क्योंकि बेसिकली जो आपका नाम है ना यूएस में, जो नाम आपका यूज हो रहा है वो तो मिडिल नाम, असल नाम तो उसका जो मिडिल नाम है, और वो मिडिल इनिशियल यूज कर रहे हैं। अब एक घर के दो सिबलिंग्स है तो उनका मिडिल, उनका नाम राइमिंग जैसे हम रखते हैं तो पहले लफ्ज एक ही जैसा था। दो भाई थे तो उनका भी हो सकता है, ट्विन्स है तो उनमें तो बहुत ज्यादा हम लोग एक ही जगह दूसरे में बिल बना के माशाल्लाह भेज देते हैं। फिर इसके अलावा जूनियर सीनियर का भी बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि जी अगर बच्चे हैं तो उनका नाम वो जूनियर भेज देगा, बच्चे का नाम जूनियर से कर लेगा, बाप का सीनियर से कर लेगा। अब जो जूनियर है, जूनियर की जगह सीनियर में हमने बिल बनाया है, सीनियर की जगह जूनियर में बनाया गया, हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी थी। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो इन चीजों को, ये जो होती है वो डेमोग्राफिक लेवल की जो गलतियां होती हैं, इसके ऊपर फिर ये होता है कि आपका क्लियरिंग हाउस या आपकी इंश्योरेंस रिजेक्ट ही कर देती है। समटाइम एक्सेप्ट भी कर ले तो कहती है कि पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा हमारा। अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेती है ना तो वो कहती है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, हमने हर जगह ढूंढा ये बंदा हमें ना मिल सका। हम्म, इस तरह से। लेकिन आप अगर डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ सर्विस की कोई एरर दे रहे हो, डीएक्स या सीपीटी का कोई एरर दे रहे हो, तब आपके क्लियरिंग हाउस या आपके आपकी इंश्योरेंस तो चलो, आपका डीएक्स और आपका सीपीटी नहीं मिल रहा, एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है तो डिनाई कर देगा। डेट ऑफ सर्विस का आप एरर दे रहे हो तो इंश्योरेंस को कभी नहीं पता चलेगा कि पेशेंट आप उस दिन को आया था कि नहीं आया था। इंश्योरेंस को क्या पता क्या आया था कि नहीं आया था, ठीक है। उसके ऊपर हमारा क्या होगा, अगर गलत डेट ऑफ सर्विस हमने बिल कर दिया और वो जो हमारी ईओबी हमारे पास आती है, वो ईओबी पेशेंट के पास भी जाती है और उस दिन वो गया ही नहीं था डॉक्टर के पास, और उसकी इंश्योरेंस वो पे भी कर रही है वो दिन, वो फिर आपको कहेगा डॉक्टर ने ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है, वो तो फिर डॉक्टर को फिर सू करेगा उसके लिए कि मैं तो गया ही नहीं था, ऐसे क्यों, कहाँ से बिल चला जाली बना के दे दिया। डेफिनेटली हमने कोई सर्विस नहीं ली है उसके लिए हमें कोई कहेगा कि चार्ज करो तो हम देंगे पैसे, कभी भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देगा। तो ये सारी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में आती है। तो ये छोटे छोटे एरर्स जो हम कहते हैं हमारी माइनर मिस्टेक्स, ये माइनर नहीं होती। बिलिंग के अंदर कोई मिस्टेक माइनर मिस्टेक नहीं होती, हर चीज सीरियस है, जिसका नतीजा डिनाइल की सूरत में या आपकी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज की सूरत में आ सकता है, तो वो सिवेरिटी, जो हमें लग रहा होता है कि भाई इतना तो नहीं था, इतना तो नहीं था, बस एक ही दिन आगे पीछे लिख दिया था क्या। हाँ, क्या बता, अब्बा की जगह बेटे का बिल बना दिया तो क्या हुआ, अब फलाने पेशेंट की जगह फलानी का बना दिया तो फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि जिस पेशेंट का बनाया हमने उसको जो इंफॉर्मेशन गई है, मतलब पीएचआई उसकी उसके पास चली गई है, तो दूसरा जो होगा वो कहेगा कि जब भाई किसी की मेरे पास आई है तो मेरी भी तो किसी के पास गई है। वो तो ट्रस्ट इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा होने, बिल्कुल।
तो ये इस तरह की चीजें शायद हम पाकिस्तानी इनको इतना बॉदर नहीं करते। हम बड़ा किसी और का बिल आ जाए या किसी और की मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास आई तो पहले हम डिटेल में उसे पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेंगे, कोई बैठ जाता है कहीं काम आए चलो उसको वापस करने से पहले, या किसी का लेटर मिलेगा तो खोल के जरूर देखेंगे कि इसके बीच में क्या था। लेकिन वहां पे नहीं ऐसा है। हम लोग शायद इतना ज्यादा उसको नेगेटिव वे में शायद यूज भी नहीं करते दूसरों की इंफॉर्मेशन, एक फन की हद तक या मीम्स की हद तक ठीक है, बाकी नहीं। हम लोगों को होता है कि हम कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर सकते हैं। हाँ, और वैसे भी उनकी तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनकी डेमोग्राफी के अलावा उनकी तो बीमारियां भी सेंसिटिव होती हैं, कोई बीमारियां नहीं भी बताने वाली होती है। बीमारी तरह तो ओपन है नहीं सारी चीजें, कभी डायरिया हो गया, ये हो गया, फिर अपेंडिक्स से भी ऑपरेशन, सारे स्टिचेस। हर पड़ोसी को भी दिखाओ कि मेरे बच्चे को इतने टांके लगे थे, वो ऑपरेशन खोल के दिखाना जरा बेटा कितने टांके लगे थे। वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये हमारे ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर है, लेकिन वहां पे नहीं है। वहां पे प्रिवेसी को रखना है, पेरेंट्स अपनी प्राइवेसी रखते हैं, बच्चे अपनी रखते हैं, वो कोई नहीं जबरदस्ती किसी की जिंदगी के अंदर घुस रहा होता। लेकिन हम थोड़ा सा करते हैं, हम लोग हैं, हम हाँ, वो बेचारी वो उनकी बीमारियों पे चले गए, लोग बिलावल की बीमारियों के पीछे चले गए। मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ।